कल हमने पढ़ लिया था मेंडल जो है उसका जीवन परिचय और जो मटर का पादप है उसका चयन क्यों किया। आज हम पढ़ेंगे कि जो मेंडल है उसको अपने मतलब कि प्रयोग जो किए थे उनको महत्व नहीं मिलने का जो कारण है वो महत्व क्यों नहीं मिला। तो उसके जो रीजन है कुछ कारण हैं, उनमें से नंबर 1 पर आता है कि जब मेंडल ने मटर के पौधे पर प्रयोग किए 1856 से 1864 तक, उस समय डार्विन की पुस्तक थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जातियों की उत्पत्ति, एक पुस्तक थी, वो एक चर्चा का विषय बनी हुई थी जब मेंडल ने प्रयोग किए मटर के पौधे पर। तब वैज्ञानिकों ने उनके प्रयोग पर कोई ध्यान नहीं दिया। नंबर 2, मेंडल जो था उसने अपने जितने भी मतलब कि रिजल्ट जो थे, मतलब अपने परिणाम जिस पत्रिका में प्रकाशित किए थे, सामान्यतः उस अखबार या पत्रिका जो है उसको वैज्ञानिक पढ़ते नहीं थे। जिस भी मतलब की पत्रिका या अखबार में प्रकाशित किए थे मटर के जो पौधे हैं उनका जो रिजल्ट निकला था, उनको जिस भी पत्रिका में प्रकाशित किए थे उन्हें सामान्यतः वैज्ञानिक पढ़ते नहीं थे। नंबर 3, मेंडल जो है वो एक पादरी था। मेंडल पादरी था, ना कि वैज्ञानिक। इसलिए किसी भी वैज्ञानिक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो एक वैज्ञानिक नहीं था। उस समय तक वैज्ञानिक की उपाधि तो उसे मिली थी 1900 ईस्वी में, उनकी मृत्यु के 16 साल बाद। लेकिन उस समय जब उसने प्रयोग किए थे उस समय वो मठ जो है उसमें पादरी जो है उसकी उस पर कार्यरत था, मतलब उस समय वो वैज्ञानिक नहीं था। इसलिए किसी भी वैज्ञानिक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। नंबर 4, मेंडल ने जितने भी मतलब कि अपने जो रिजल्ट है, परिणाम जो है उसको एक गणितीय दृष्टि से प्रतिपादित किए थे। गणितीय दृष्टि से क्या किए थे, प्रस्तुत किए थे। और सामान्यतः जितने भी जीव वैज्ञानिक, जैव वैज्ञानिक हैं, वो गणितीय दृष्टि जो है उसको समझ नहीं पाए, मतलब उनकी जो परिणाम उन्होंने गणितीय दृष्टि में प्रस्तुत किए थे उनको जीव वैज्ञानिक जो हैं उनको समझ नहीं पाए। तो ये 4 कारण थे मेंडल को मतलब कि अपने परिणाम जो हैं उनको महत्व ना मिलने के। ये मेन 4 क्या थे कारण। उसके बाद हम बात करते हैं मेंडल ने जो मटर के पौधे हैं उसके जो 7 विप्रियासी जो लक्षण हैं उनको चुना। वो कौन कौन से हैं? देखो 10th क्लास में भी है ही, लेकिन 10th क्लास में आपको वहां पर उस समय ये जो 7 जो लक्षण हैं उनको आपको रटना पड़ा था, लेकिन यहाँ पर हम बिल्कुल इसको इजी वे में बताएंगे, है ना, समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले एक साइड लिख लेते हैं हम लक्षण और एक साइड लिख लेते हैं प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण। तो सबसे नंबर 1 पर जो मटर का पादप है उसकी जो लंबाई है, सबसे पहले हम पादप को देखेंगे, मटर को, पेड़, मटर का जो पेड़ है उसको हम देखते हैं। तो पहला हम सबसे पहले उसको क्या देखेंगे, उसकी लंबाई देखेंगे कि वो लंबा है या फिर बोना है, छोटा है। तो पहला लक्षण आता है इसकी लंबाई का। पहला लक्षण है इसकी लंबाई का। प्रभावी का मतलब होता है डोमिनेंट, यानी कि ठीक है। तो प्रभावी लक्षण इसका क्या हो जाएगा, लंबापन। लंबापन। और अप्रभावी लक्षण हो जाएगा, आपने 10th क्लास में पढ़ा है, बोनापन, छोटा। क्लियर? नंबर 2 पर हम देखेंगे इसका लक्षण कि इसके जो पुष्प देखेंगे हम, पुष्प जो है वो कहाँ लगे, पुष्प जो हैं उनका रंग कैसा होता है। सबसे पहले हम मटर के पौधे को देखेंगे, लंबा है या फिर बोना है। लंबा है तो उसका प्रभावी लक्षण, बोना है तो उसका अप्रभावी लक्षण। उसके बाद जो मटर का पादप है उसके जो पुष्प जो होते हैं उनके रंग को देखेंगे हम कि वो किस रंग के होते हैं। तो नंबर 2 पर आता है
पुष्प का रंग। पुष्प का जो रंग है वो कैसा होता है? बैंगनी होता है। बैंगनी जो रंग है उसका प्रभावी है, और जो श्वेत रंग है वो इसका अप्रभावी रंग होता है। ठीक है। नंबर 3, हमने पुष्प का रंग देख लिया। उसके पश्चात हम देखते हैं पुष्प की स्थिति, लगे कहाँ पर होते हैं? शीर्ष भाग में लगे होते हैं या फिर साइड जो है कक्षस्थ जो भाग होते हैं वहां पर लगे होते हैं। आपने देखा होगा मटर का जो पादप होता है उसके जो पुष्प जो होते हैं वो किधर लगे होते हैं? साइड में ज्यादा होते हैं, शीर्षस्थ में बहुत कम होते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे पुष्प जो है उसकी स्थिति। पुष्प की स्थिति में देखेंगे कि इसके जो साइड में होते हैं यानी कि कक्षस्थ जो है, कक्षस्थ भाग में ज्यादा लगे होते हैं साइडों में, ना कि शीर्षस्थ पर। शीर्षस्थ पर बहुत कम होते हैं। तो कक्षस्थ जो है वो इसका हो गया प्रभावी, डोमिनेंट कैरेक्टर। और इसका जो शीर्षस्थ भाग है यानी कि शीर्ष भाग पर बहुत ही कम पुष्प लगे होते हैं, ये इसका हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर। नंबर 4, पुष्प के बाद जो मटर का पादप है उसमें क्या बनती है? फली बनती है। तो फली की हम क्या देखते हैं? पहले फली का रंग देखेंगे सबसे पहले। तो नंबर 4 पर आता है फली का रंग। फली का रंग, फली का रंग कैसा होता है? सभी को पता है कैसा होता है फली का रंग। हरा होता है, डोमिनेंट प्रभावी कैरेक्टर, और पीला जो है इसका कैसा हो गया? रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। फली का रंग होने के बाद हम देखते हैं फली की आकृति। फली की आकृति का मतलब उसकी संरचना देखते हैं कैसी होती है। आपने देखा है फली जो है उसकी आकृति आपने देखी अच्छे से कैसी होती है? या तो फूली हुई होगी या फिर चिपकी हुई होती है। फूली हुई है तो उसका हो गया डोमिनेंट कैरेक्टर, यानी कि फूली हुई। और चिपकी हुई ये इसका हो गया रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर। उसके बाद फली के बाद में हम देखते हैं बीज जो है, बीज की आकृति देखते हैं। बीज की आकृति, जो बीज है वो कैसा होता है? अच्छे से देखते हैं अपने। बीज की आकृति में देखते हैं कि जो गोलाकार होता है वो इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, गोलाकार, राउंड। और यदि वो झुर्रीदार है तो वो हो गया इसका रिसेसिव कैरेक्टर, अप्रभावी लक्षण। उसके बाद नंबर 7 पर देखते हैं बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग, जो बीज पत्र का रंग है वो पीला जो है, पीला वो इसका होता है डोमिनेंट कैरेक्टर, और हरा होता है रिसेसिव कैरेक्टर। ठीक है। तो ये जो 7 लक्षण थे मेंडल ने चुने थे मटर के पादप पर, वो 7 लक्षण ये वाले हैं। नंबर 1 लंबाई, पुष्प का रंग, पुष्प की स्थिति, फली का रंग, फली की आकृति, बीज की आकृति और बीज पत्र का रंग। क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेंडल है उसकी शब्दावली देखते हैं। शब्दावली में नंबर 1 पॉइंट आता है कारक। कारक क्या होता है? देखो जो मेंडल है उसने क्या बताया कि मानव जो है या फिर कोई भी मतलब कि जीव है उसके शरीर के अंदर एक ऐसी इकाई होती है, बॉडी के अंदर एक ऐसी इकाई होती है जो लक्षणों पर नियंत्रण करती है, उस पर कंट्रोल करती है। जितने भी कैरेक्टर होते हैं उन पर क्या करती है? कंट्रोल, नियंत्रण करती है। ये किसने बताया? मेंडल ने। क्या बताया कि शरीर के अंदर एक इकाई होती है आनुवांशिक, जो क्या करती है? सभी लक्षणों का नियंत्रण करती है। लक्षणों का नियंत्रण, ठीक है। और लक्षणों का जो नियंत्रण करने वाली जो इकाई होती है
उसको मेंडल ने नाम दिया कारक। उसको मेंडल ने क्या नाम दिया? कारक। बाद में इस कारक का नाम चेंज हो गया और इस कारक के स्थान पर नाम रखा गया जीन। जीन जो शब्द दिया था वो दिया था जोहानसन ने। जोहानसन एक साइंटिस्ट था, उसने। तो कारक क्या होते हैं? शरीर के अंदर एक ऐसी आनुवांशिक इकाई होती है जो जितने भी लक्षण होते हैं उनका नियंत्रण करती है, उन पर कंट्रोल करती है। और कंट्रोल करने वाली जो इकाई होती है वो कारक होती है, जो किसने बताया? मेंडल ने। बाद में कारक का नाम चेंज हुआ जीन। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। क्लियर? उसके बाद नंबर 2 पर आता है प्रभावी लक्षण। ये आपने 10th क्लास में पढ़ा है। प्रभावी लक्षण क्या होते हैं? प्रभावी लक्षण का मतलब वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं। जैसे कि जनक है, ये जनक हो गए कैपिटल टी। उसके बाद जो F1 पीढ़ी बनेगी कैपिटल टी स्मॉल टी जो भी बनेगी, ठीक है, वह भी आगे बताएंगे हम। उसमें यानी कि जो F1 पीढ़ी में अपना करैक्टर, अपना लक्षण जो है प्रकट करता है उसे बोलते हैं प्रभावी लक्षण। तो F1 पीढ़ी में लंबापन जो है वो क्या होता है? कैपिटल टी। वो अपना प्रभाव जो है प्रकट करता है। कैपिटल टी बोल दो या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव जो है वो क्या करता है? प्रकट करता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है प्रभावी लक्षण। नंबर 3 अप्रभावी लक्षण। अप्रभावी लक्षण क्या होते हैं? अप्रभावी लक्षण वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट नहीं करते। एग्जाम्पल हो जाएगा बोनापन स्मॉल टी। नंबर 4 पर आता है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी क्या होती है? जो जनक पीढ़ी होती है, जनक पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है, जनक पीढ़ी से प्राप्त संतति क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। और F1 पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है वो कहलाती है F2 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी क्या होगी? जनक पीढ़ी जो होती है, माता पिता, जनक पीढ़ी से प्राप्त जो संतति होती है वो क्या कहलाती है? F1 पीढ़ी। ठीक है। नंबर 5 F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी क्या होती है? F1 पीढ़ी जो होती है उससे प्राप्त संतति, F1 पीढ़ी से प्राप्त पीढ़ी क्या कहलाती है? F2 पीढ़ी कहलाती है। क्लियर? ये कुछ शब्दावली थी मेंडल की। सबसे पहले कारक, प्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुत ही सिंपल, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एकल संकर संकरण। एकल संकर संकरण क्या होता है? देखो, मेंडल ने एकल संकर संकरण में क्या किया कि एक जोड़ी लक्षणों जो हैं उनकी मध्य कोष करवाया, यानी कि एक जोड़ी लक्षणों को ध्यान में रखकर करवाया गया कोष, यानी कि एक जोड़ी लक्षणों के अंदर ही क्या करवाया? कोष। तो वो संकरण कौन सा कहलाता है? एकल संकर संकरण। तो मेंडल ने एकल संकर संकरण में सिर्फ एक लक्षण जो है उसको लिया, वो है पौधे की लंबाई का। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं जनक पीढ़ी में इसने एक लक्षण लिया लंबेपन का, यानी कि ये वाला जो है कैपिटल टी, ये तो हो गया इसका लंबापन। लक्षण एक ही है सिर्फ लंबाई का, ये तो प्रभावी हो गया। और ये कैसा हो गया? बोनापन अप्रभावी लक्षण हो गया।
ये हो गई जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी। उसमें अब यहाँ पर यदि हम बनाते हैं इसको ऐसे लिखें कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये हो गए युग्मक, युग्मक। क्लियर। इनके बीच हम जो क्रॉस करवाते हैं, यानी कि अपने आप नहीं होता है, हम करवाते हैं, यानी कि इसमें पर परागण करवाते हैं। देखो मैंने कल बताया था कि जो मटर के पौधे होते हैं वो द्विलिंगी होते हैं और उनमें स्वपरागण आसानी से हो जाता है। लेकिन ये भी बताया था मैंने उसका एक कैरेक्टर कि मटर के पौधे की जो पुष्प होते हैं वो लंबे होते हैं, लंबे होने के कारण उनमें आसानी से पर परागण करवाया जा सकता है। ठीक है। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी इनके बीच में जब क्रॉस करवाया जाता है, अपने आप नहीं करवाया जाता, दैट मीन्स पर परागण करवाया जाता है। तो ये वाली जो पीढ़ी है ये प्राप्त होती है F1 पीढ़ी। ठीक है। और इसमें सभी पादप प्राप्त होते हैं संकर लंबे। क्लियर। ये होगी F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मैंने अभी बताया जनक पीढ़ी से प्राप्त पहली जो पीढ़ी होती है वो F1 पीढ़ी होती है, F1 जनरेशन। अब इसमें मेंडल ने क्या किया, अपने आप स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण जब होने देते हैं तो इसमें 4 प्रकार के पादप प्राप्त होते हैं। देखो कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी। एक तो उधर लिख लिया F1 पीढ़ी में ये पौधा प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 पीढ़ी में ये इधर भी लिख दिया कैपिटल टी स्मॉल टी। सबसे पहले इसका इसके साथ क्रॉस करवाया तो आया कैपिटल टी, इसका इसके साथ में कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसमें साथ। पहले हमेशा डोमिनेंट जो होता है प्रभावी कैरेक्टर उसको लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे करवाया तो ये बनेगा स्मॉल टी। ये वाली जो पीढ़ी होती है ये होती है F2 जनरेशन, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में 4 प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं, 4 प्रकार के। एक तो बिल्कुल कैसा होता है, लंबा होता है कैपिटल टी। एक तो कैसा होता है बिल्कुल लंबा। 2 कैसे प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हो गए संकर लंबे। एक पौधा प्राप्त होता है स्मॉल टी का, यानी कि बोना। ठीक है। तो हमें F2 पीढ़ी में 4 पौधे प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक तो क्या होता है बिल्कुल लंबा, 2 कैसे होते हैं संकर लंबे, और एक कैसा होता है बिल्कुल बोना। यहाँ पर हम देखें इसके लक्षण प्रारूप अनुपात। लक्षण प्रारूप अनुपात क्या होगा, लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब हम पादप को बाहर से देख रहे हैं कि कौन कितने बड़े हैं और कितने छोटे हैं। हम अंदर नहीं जा रहे कि कौन सा संकर लंबा है, कौन सा शुद्ध लंबा है, कौन सा शुद्ध बोना है। हम ये देख रहे हैं कितने पादप लंबे हैं और कितने बोने हैं। तो इसमें F2 पीढ़ी में 1 2 3 ये 3 पादप कैसे हैं लंबे, और एक पादप कैसा है बोना। तो ये हो गया इसका लक्षण प्रारूप अनुपात। उसके बाद हम देखते हैं जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप अनुपात का मतलब हम ये देखते हैं कि कितने शुद्ध लंबे हैं, कितने शुद्ध बोने हैं, कितने संकर लंबे हैं। तो एक पादप तो कैसा है बिल्कुल शुद्ध लंबा, और 2 पादप कैसे हैं संकर लंबे, और एक पादप कैसा है शुद्ध बोना। तो ये हो गया इसका जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1। तो ये वाले क्वेश्चन हो गए लक्षण प्रारूप अनुपात का मतलब 3:1, और जीन प्रारूप अनुपात 1:2:1। क्लियर।